हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। मैं संगीता मिश्रा आपकी हिंदी पाठ पुस्तक रिमझिम का चैप्टर 18 चुनौती हिमालय की द्वितीय भाग लेकर हाजिर हुई हूँ। बच्चों, मैंने आपको अपने पहले भाग में हिमालय के बारे में बताया है। इस तस्वीर में आप हिमालय को देख सकते हैं कि हिमालय में कितनी ऊंचाई होती है और इसकी कितनी ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। तो मैंने आपको पहले भाग में बताया कि जवाहरलाल नेहरू हिमालय की चुनौती को स्वीकार करते हैं और हिमालय की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और जब वह हिमालय के सफ़र के लिए निकलते हैं तो उन्हें क्या क्या परेशानियां होती हैं, तो आगे हम जानते हैं उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। जब जवाहरलाल नेहरू गहरे गड्ढे में खाई में गिर जाते हैं तो वो मुंह ऊपर उठाकर देख रहे थे। तो भाई और उनका जो चचेरा भाई था और जो किशन गडरिया था, उनके दोनों के धुंधले चेहरे खाई से झांकते हुए दिखाई दे रहे थे। धुंधले चेहरे का मतलब है कि साफ साफ उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा उनका चेहरा उन्हें दिखाई दे रहा था क्योंकि खाई बहुत गहरी थी। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना। भाई और किशन बोल रहे थे कि हम रस्सी को खींच रहे हैं, आप रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना। भाई ने हिदायत दी। हिदायत दी मीन्स भाई ने उन्हें समझाइश दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। जवाहरलाल यह चीज़ जानते थे कि फिसलन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग मुझे आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। खींच लेना, बाहर खींचना आसान नहीं है। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। जवाहरलाल नेहरू ने आवाज़ से लगाई और अपने भाई को बोला कि मैं अपने पैर चट्टान में जमा लेता हूँ। खाई की दीवारों से उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। जब उन्होंने अपने भाई को बोला कि मैं अपने पैर चट्टानों में जमा लेता हूँ तो चट्टानों से आवाज़ टकराकर दूर दूर तक फैल गई, गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। यहाँ पर पेंग का मतलब है बच्चों, जब हम झूला झूलते हैं तो ऊपर आगे और पीछे जाते हैं, तो उन्होंने रस्सी पर जोर देकर झूले की तरह झूला और आगे बढ़ के एक चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया। जो वहाँ पर उभरी हुई चट्टानें थी उनको मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिया। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ी, मतलब उनका हौसला बढ़ा कि अब मैं थोड़ा सा सुरक्षित हूँ। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज़ सुनाई दी और ऊपर से उनका भाई उन्हें बार बार आवाज़ दे रहा था कि भाई तुम घबराना मत, मतलब डरना मत, मैं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से, जवाहरलाल ने क्या उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते, अर्थात डर जाते। कभी कभी पैर फिसल जाएगा, कहीं कहीं कोई पत्थर उनके पैरों से सरक जाएगा तो वो मन ही मन कांप जाते थे, अर्थात डर जाते थे और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी। आप जानते हो बच्चों कि जब हम कोई रस्सी को बहुत देर तक किसी रस्सी में झूलते रहेंगे या पकड़े रहेंगे तो क्योंकि रस्सी पतली होती है तो हमारे हाथ में थोड़ा सा कट जाता है। तो जवाहरलाल के हाथ भी कटने लगे थे, लेकिन उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे, अर्थात उनकी सहायता कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। जब जवाहरलाल सुरक्षित ऊपर आ गए तो उन्होंने ऊपर से नीचे झांक कर देखा कि खाई कितनी गहरी थी कि यदि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। शुक्र है भगवान का,
बच्चों, जब हम किसी मुसीबत से बाहर आ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? शुक्र है भगवान का। भाई ने गहरी सांस ली, मीन्स भाई ने राहत की सांस ली। भाई ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित बच गए और राहत की सांस ली। साहब, चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। उनके सहयात्री कुली थे, किशन थे और उनके चचेरे भाई थे। तो एक कुली ने पूछा कि भाई आपको कहीं चोट तो नहीं आई? गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा। हादसा मीन्स दुर्घटना। जो वो खाई में गिर गए थे तो उनके मन में थोड़ा सा डर जरूर आया, हल्का सा झटका जरूर लगा। फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ, अर्थात उनका जो उत्साह था, उनके अंदर जानने की इच्छा थी, वह कम नहीं हुई। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी, अर्थात आगे जाने पर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की संख्या बहुत अधिक थी। तादाद का मतलब है संख्या, बहुत अधिक थी। खाइयाँ पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। उन लोगों के पास इन गहरी खाइयों को पार करने के लिए जो आवश्यक सामान होता है, जरूरी सामान होता है, वह भी नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। क्यों उन्हें अपना, बच्चों सोचो कि जवाहरलाल को अपना सफ़र वापस छोड़कर क्यों लौटना पड़ा? क्योंकि उनके पास सफ़र के लिए जो लंबी गहरी गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे थे, उनको पूरा करने के लिए, उनका सामना करने के लिए उनके पास उचित सामान नहीं था। इसलिए जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका। जवाहरलाल का अमरनाथ का पहुंचने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहर को आकर्षित करती रहीं। अर्थात जो उन्होंने हिमालय का सफ़र किया, यात्रा की, उसमें जो उन्होंने परेशानियां देखी, वहाँ का सुंदर मनोरम दृश्य देखा और जो भी कठिनाइयां हुई, गहरे गड्ढे देखे, खाइयां देखी, वह सब उन्हें हमेशा आकर्षित करता रहा। तो यह थी चुनौती हिमालय की का दूसरा भाग। अब बच्चों, हम इसमें जो नए शब्द आए हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। पेंग, झूला झूलते समय इधर उधर जाना। बच्चों, आप देख रहे हो, मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल पेंग बढ़ाकर धरातल को और या बर्फ के धरातल को पकड़ लिए कसकर। तो इस बच्ची को इस चित्र में दिखाया गया है एक झूले का, कि कैसे हम पेंग बढ़ा सकते हैं, झूले से इधर उधर आ जा सकते हैं। हिदायत, समझाइश, हादसा, दुर्घटना, आकर्षित, अपनी ओर खींचना। आकर्षित जो आया था कि वो उन्हें आज भी हिमालय का दृश्य उन्हें आकर्षित कर रहा है, मतलब उसे अपनी ओर खींच रहा है। जवाहरलाल को अमरनाथ तक की सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अमरनाथ की यात्रा करने में बहुत चौड़ी चौड़ी और गहरी गहरी खाइयाँ थी, गड्ढे थे, वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी और उनके पास उचित सामान नहीं था जिससे वह सफ़र सरलतापूर्वक कर सके। इसीलिए जवाहरलाल को अमरनाथ तक की यात्रा का सफ़र अधूरा छोड़ना पड़ा। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? बच्चों, आप जानते हो, जब हम पहाड़ी इलाके में या हिमालय पर्वत पर ऊंची चढ़ाई पर यात्रा करते हैं तो पैर फिसलने का या नीचे गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसी कारण जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से बंधे थे, क्योंकि यदि किसी का पैर फिसल जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो रस्सी के सहारे लटक कर वो अपनी जान बचा सकें, या उसके साथ जो उसके सहयात्री हैं तो रस्सी को खींचकर उनकी जान बचा सकें। तो जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसीलिए बंधे थे कि यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो उनकी जान बचाई जा सके। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? बच्चों, आप जानते हो कि जब हिमालय में जवाहरलाल नेहरू ने उनका सफ़र स्टार्ट किया, यात्रा प्रारंभ की, तो उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना
करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस चुनौती को आखिरी समय तक स्वीकार किया। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? पर्वतारोहण एक दिलचस्प व रोमांचक कार्य है। पर्वतारोहण एक दिलचस्प व रोमांचक कार्य है जिसे कुछ लोग बहुत ही उत्साह के साथ करना चाहते हैं। उत्साह अर्थात खुशी के साथ करना चाहते हैं। वे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हम कुछ ऐसा कार्य करें, हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा नाम रोशन हो या लोग हमें पहचानें। तथा कुछ लोगों के लिए यह जीविका का साधन भी हो सकता है। तो पर्वतारोहण लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों को इसमें खुशी मिलती है, कुछ लोगों के यह जीविका का साधन होता है, और कुछ लोग जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं क्योंकि उनका नाम रोशन हो और लोग उनका नाम जाने। तो इस कारण कुछ लोग पर्वतारोहण करते हैं। ऐसे कौन सी चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे? बच्चों, हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ चुनौती भरे कार्य आते हैं, अर्थात मुसीबत या मुश्किल कठिनाई भरे कार्य आते हैं। तो हर बच्चे के जीवन में, छोटा हो या बड़ा हो, सबकी लाइफ में, सबके जीवन में कुछ न कुछ चुनौती भरे काम आते हैं। तो बच्चों, आपके जीवन में क्या ऐसे चुनौती भरे काम हैं, आप हमें बताएं। कौन से ऐसे चुनौती भरे काम हैं जो आप करना पसंद करोगे? नदी में तैराकी सीखना। नदी में तैराकी सीखना, तैरना सीखना एक बहुत ही मुश्किल और मुसीबत का काम होता है। क्यों? क्योंकि यदि हम तैरना अच्छे से नहीं सीख पाए तो हमारी जान भी जा सकती है। तो नदी में तैराकी सीखना एक मुसीबत या चुनौती भरा कार्य होता है। लंबी दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेना, घुड़सवारी सीखना, हर प्रतियोगिता में अव्वल आना। हर बच्चे की यह इच्छा होती है कि हम जिस प्रतियोगिता में भाग लें उसमें हम जीतें। ये सारे काम चुनौती भरे होते हैं। हम क्या उगाते हैं? बच्चों, हमने चुनौती हिमालय की पढ़ा। उस चुनौती हिमालय की में एक छोटी सी कविता है, हम क्या उगाते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो आप सभी पेड़ के बारे में जानते हो। पेड़ों से हमें फल, फूल, औषधियाँ, जलायु लकड़ी, इमारती लकड़ी, विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं, फल मिलते हैं, औषधियाँ मिलती हैं। और सबसे मेन चीज़ प्राणवायु ऑक्सीजन, जिसके बिना मनुष्य जीवित ही नहीं रह सकता, यह हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। तो हम इस कविता को पढ़कर हम जानेंगे कि हम क्या उगाते हैं, अर्थात यदि हम एक पेड़ लगाते हैं तो उस पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है। उस पेड़ को ही हम नहीं उगाते हैं, यदि हम एक पेड़ उगाते हैं तो उस पेड़ के साथ हम क्या क्या उगाते हैं, इस कविता को पढ़कर हम जानेंगे। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। हम क्या उगाते हैं? हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं? हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं? हम पानी का जहाज उगाते हैं जो समुद्र पार करेगा। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बंधेगी। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि जब हम एक पेड़ उगाते हैं तो हम पानी का जहाज उगाते हैं, अर्थात पेड़ों को काट कर एक जहाज भी बनाया जाता है जो समुद्र पार करता है। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बंधेगी। मस्तूल क्या है बच्चों? पाल को बांधने का एक लट्ठा होता है, और पाल क्या होता है? कपड़े का होता है, जिसको मस्तूल के सहारे बांधा जाता है, जिसमें हवा भरकर नाव चलती है। बच्चों, इस चित्र में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, जो उसके चारों तरफ कपड़े बंधे दिखाई दे रहे हैं वो पाल है, और जो लट्ठे दिख रहे हैं लंबे लंबे वो मस्तूल है। तो जब हम एक पेड़ उगाते हैं तो उसके साथ हम एक ऐसा जहाज भी उगाते हैं जो समुद्र पार करता है, जिस पर कपड़े बांधकर उसको मस्तूल के सहारे खड़ा कर उसमें हवा भर दी जाती है और वह पानी पर चलता है। हम वे फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेंगे। हम वे फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेंगे। जहाज का तला, सहतीर, कोहनी, हम पानी का जहाज उगाते हैं। जब पेड़ उगाते हैं, हम क्या उगाते हैं? जब पेड़ लगाते हैं
हम बल्लियाँ, पटिए और फर्श उगाते हैं। हम वे फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करें। बच्चों, यहाँ पर आपको एक मोटी सी लकड़ी दिखाई दे रही है, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको लट्ठा बोलते हैं। तो इनको हम पतला पतला काट कर इनके फट्टे बनाते हैं, मतलब पतले पतले दरवाजे नुमा बनाते हैं। तो जब जहाज़ में हम यात्रा करते हैं तो जो हवा चलती है, जैसे घर में दरवाज़ा होता है, तो जब हवा चलती है तो हम दरवाजे को बंद कर देते हैं जिससे हवा अंदर ना आ पाए। तो उसी प्रकार हम इससे एक फट्टे बनाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना कर सके, अर्थात हवा को अंदर जाने से रोक सके। जहाज का तला अर्थात जहाज के नीचे का भाग, सहतीर और कोहनी भी हम उगाते हैं। किससे? एक पेड़ से हम पानी का जहाज उगाते हैं, अर्थात पानी के जहाज में जो लकड़ी, जो सामान प्रयोग में किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो सब हम कहाँ से उगाते हैं? पेड़ों से। जब पेड़ उगाते हैं हम क्या उगाते हैं? जब पेड़ लगाते हैं हम बल्लियाँ अर्थात लकड़ियाँ, पटिए और फर्श उगाते हैं। बच्चों, यहाँ पर पटिए और फर्श उगाते हैं इसलिए बोला गया है कि ठंडे प्रदेशों में या नॉर्मल भी आजकल फैशन के लिए लोग लकड़ियों का फर्श, टाइल्स का, सीमेंट का फर्श ना कराकर शहरों में या ठंडे क्षेत्रों में अधिकतर लोग लकड़ियों का फर्श बनवाते हैं। तो हम बल्लियाँ अर्थात लंबी लंबी लकड़ियाँ, पटिए और फर्श उगाते हैं। हम खिड़की, रोशनदान और दरवाजे उगाते हैं। हम क्या? बच्चों, आप जानते हो घर में इस चित्र में दिखाया गया है लकड़ी का ही पूरा घर बना हुआ है। तो घर में आप खिड़की जानते हो, विंडो, रोशनदान जो खिड़की के ऊपर बना होता है जिससे थोड़ा थोड़ा रोशनी घर में आ सके, और दरवाजे तो आप सभी जानते हो, आपके सबके घर में दरवाजे लगे होते हैं। तो ये सब किससे बनते हैं? लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से मिलती है बच्चों? लकड़ी पेड़ से मिलती है। तो जब हम एक पेड़ उगाते हैं तो हम खिड़की, रोशनदान और दरवाजे भी उगाते हैं। हम छत के लट्ठे, सहतीर और उसके तमाम हिस्से उगाते हैं। बच्चों, इस घर चित्र में दिखाया गया है कि इसका जो छत है वो किससे बना हुआ है? लकड़ी से। तो जो ठंडे प्रदेशों में घर बनाए जाते हैं उसमें पूरे घर में लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। तो जो लकड़ी का जो घर का छत है, उस तो सहतीर है, वो सब किससे बने हैं? लकड़ी से। तो हम एक छत के लट्ठे, सहतीर और उसके तमाम हिस्से किससे बनते हैं? पेड़ से बनते। तो वो सब कुछ हम उगाते हैं जब एक पेड़ उगाते हैं। जब पेड़ उगाते हैं हम क्या उगाते हैं? जब पेड़ लगाते हैं। ऐसी हजारों चीज़ें जो हम हर दिन देखते हैं। हम गुंबद से भी ऊपर आने वाले शिखर उगाते हैं। हम अपने देश का झंडा फहराने वाला स्तंभ उगाते हैं। सूरज की गर्मी से छाया मानो मुफ्त ही। ऐसी हजारों चीज़ें जो हम दिन रात देखते हैं। बच्चों, आप घर में खिड़की देखते हो, दरवाज़ा देखते हो, लकड़ी के बने टेबल हैं, कुर्सी हैं, मेज़ हैं, तमाम चीज़ें देखते हो। तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिन रात देखते हैं जो लकड़ी की बनी होती हैं। तो हम वो सारी चीज़ें उगाते हैं एक पेड़ के साथ जो हर दिन हम देखते हैं। हम गुंबद, मंदिर हो, मस्जिद हो, बच्चों इस चित्र में दिखाया गया है, तो इसके ऊपरी शिखर का जो ऊपरी भाग है इस पर कभी कभी झंडा भी फहराया जाता है। तो उस झंडे को फहराने के लिए हम लकड़ी का प्रयोग करते हैं। तो वो लकड़ी भी हम पेड़ से ही उगाते हैं। हम अपने देश का झंडा फहराने वाला स्तंभ किसको बोला गया है? लकड़ी, लंबे लकड़ी को, जो बहुत लंबी, आप झंडा फहराना देखे होंगे। तो हम जब झंडा फहराते हैं तो एक बहुत ही लंबी लकड़ी के ऊपर झंडा को फहराते हैं। तो हम एक स्तंभ भी उगाते हैं। कब? जब एक पेड़ उगाते हैं। सूरज की गर्मी से छाया मानो मुफ्त ही उगाते हैं। यहाँ पर बच्चों सूरज की गर्मी से छाया मानो मुफ्त ही उगाते हैं का मतलब है कि यदि हम पेड़ उगाएंगे तो जो सूरज की गर्मी है, तो हमको सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा जब गर्मी लगती है तो हम पेड़ों की छाया में बैठ जाते हैं या पेड़ों के कारण ठंडी ठंडी हमें हवा मिलती है। तो सूरज की गर्मी से छाया मानो मुफ्त ही उगाते हैं। जब हम पेड़ उगाते हैं तो हमको सूरज की गर्मी से बचने का सामान भी मिल जाता है, अर्थात हमें छाया भी मुफ्त में ही मिल जाती है। हम यह सब उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम वो सारी चीज़ें जो हम उपयोग करते हैं उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं।
अब इस कविता में आए नए शब्द। मस्तूल, नाव में पाल बांधने का लट्ठा। मस्तूल क्या है? नाव में पाल बांधने का लट्ठा। पाल मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पाल क्या होता है, एक कपड़े का जिसको मस्तूल के सहारे बांधा जाता है, जब हवा भरेगी तो नाव चल सके। सहतीर, बड़ा और लंबा लट्ठा। सहतीर क्या है? बड़ा और लंबा लट्ठा। गुंबद, इमारत का अर्धगोलाकार शिखर। स्तंभ, स्तंभ अर्थात खंभा। बल्लियां, नाव खेने वाला बांस। बल्लियां क्या होती है? जो लंबे लंबे बांस होते हैं, तो जब हम नाव चलाते हैं तो आपने देखा होगा, यदि कभी नाव चलाते तो उन बल्लियों के सहारे हम नाव को खेते हैं। खेने वाला बांस, बल्लियां नाव खेने वाला बांस। नए शब्द, पाल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पाल का आप देखिए चित्र। नाव के मस्तूल के सहारे ताना जाने वाला कपड़ा जिसमें हवा के भरने से नाव चलती है। ये बच्चों देखिए, चारों तरफ मस्तूल में कपड़ा बंधा हुआ है और इसमें जब हवा भर जाती है तो नाव अपने आप चलने लगती है। पुनरावृत्ति। पाठ का सारांश। जवाहरलाल को गहरी खाई से बचाना। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल खाई में गिर गए हैं, तो इस द्वितीय भाग में बताया गया है कि जवाहरलाल को उसके चचेरे भाई किशन गड़रिया और कुली किस प्रकार गहरी खाई से बाहर निकालते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जवाहरलाल गहरी खाई से किस प्रकार बाहर निकलते हैं। तत्पश्चात दोबारा यात्रा की इच्छा। खाई से निकलने के बाद वो थोड़ा सा डर जरूर जाते हैं, उन्हें हल्का सा झटका लगता है, लेकिन वह पुनः यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस भाग में बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू खाई में किस प्रकार गिरे और फिर उनके सहयात्रियों ने उन्हें किस प्रकार खाई से बाहर निकाला, और खाई से निकलने के बाद उनको थोड़ा सा झटका लगा, थोड़ा सा वो डरे, लेकिन दोबारा वह यात्रा की इच्छा अर्थात वो दोबारा यात्रा के लिए तैयार हो गए। अमरनाथ का अधूरा सफ़र। अमरनाथ का अधूरा सफ़र। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब वो खाई में गिर जाते हैं उनको थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन वह चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आगे और चौड़ी चौड़ी गहरी खाइयाँ हैं, उनके पास उस हिसाब से उन खाइयों का सामना करने के लिए पर्याप्त सामान नहीं था, इस कारण उन्हें अपनी अमरनाथ की यात्रा अधूरी छोड़नी पड़ी, इसलिए उनका अमरनाथ का सफ़र अधूरा रह गया। नए शब्द। पाठ व कविता के नए शब्द मैंने आपको बताया है। ये है कविता के नए शब्द। मस्तूल, नाव में पाल बांधने का लट्ठा। सहतीर, बाढ़ और लंबा लट्ठा। गुंबद, इमारत का अर्धगोलाकार शिखर। स्तंभ, खंभा। बल्लियां, नाव खेने वाला बांस। ये बच्चों नए शब्द हमारे पाठ के हैं। पेंग, झूला झूलते समय इधर उधर जाना। हिदायत, समझाइश अर्थात किसी को किसी के बारे में बताना या समझाना। हादसा, दुर्घटना। आकर्षित, अपनी ओर खींचना। इसमें आकर्षित शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने अमरनाथ की यात्रा का सफ़र अधूरा छोड़ दिया, लेकिन हिमालय की यादें, जो उन्होंने वहाँ का दृश्य देखा, आज भी वह उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। प्रश्न अभ्यास। पाठ में आए प्रश्न अभ्यास की चर्चा। तो बच्चों इसमें पाठ में जो प्रश्न आए थे, एक प्रश्न ये था कि उन्होंने अपना सफ़र अधूरा क्यों छोड़ा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आगे बहुत ही लंबी और चौड़ी खाइयाँ थी और उनके पास पर्याप्त सामान नहीं था कि उन खाइयों का वो सामना कर सकें, इसलिए उन्हें अपना सफ़र अधूरा छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार बच्चों यह कविता हम क्या उगाते हैं यहाँ पर समाप्त होती है, और हम सोच सकते हैं, हम जानते हैं कि आप सब कुछ समझ गए होंगे, और मेरी आशा है कि यह पाठ आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।